आज देखिए राजा भैया साथ आ रहे हैं, राजा भैया की फाइल खोल दी जाएगी। चाचा शिवपाल साथ आ रहे हैं, चाचा शिवपाल की फाइल खोल दी गई, उसके पहले कभी नहीं खोली गई। जब यहाँ पर संजय सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देते हैं कि हमारे पार्षद के कपड़े फाड़े गए हैं, तो संजय सिंह की 2001 का मुद्दा खोल दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती से। बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है और हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मायावती ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनावों को लेकर कई अहम बातें कही। जी हाँ, आज विस्तार से बात करेंगे कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह से विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा संदेश दिया है, 2024 को लेकर क्या तैयारियां मायावती कर रही हैं और क्या उत्तर प्रदेश में एक नया विपक्ष तैयार हो रहा है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और सबसे पहला सवाल, इधर जन्मदिन और उधर कई बड़े ऐलान, कैसे इस माहौल को देखा जाए, इस तैयारियों को देखा जाए। एक अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को अपने साथ लाने की जो कोशिश मायावती की है, क्या ये बताती है कि वाकई मैनपुरी चुनाव या फिर अगर हम जसवंत नगर की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, उस वक्त जो कैंडिडेट नहीं उतारा था मायावती ने, वो आज कहीं ना कहीं बता दिया है कि गुपचुप तरीके से साथ हैं और बस अखिलेश के हाँ कहने की देरी है, फिर सीटों को लेकर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, आपने पहले भी देखा कि आपने जसवंत नगर का जिक्र किया, आपने मैनपुरी का जिक्र किया, खतौली का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, रामपुर में देखा गया। क्या मैनपुरी, खतौली, रामपुर, इन जगहों पर क्या मायावती अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकती थी? लेकिन फिर भी नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो है सपोर्ट किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के अंदर M/Y समीकरण पर रहता है, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण पर। अगर ब्राह्मणों की बात कर लें, शाक्य समुदाय की बात कर लें, राजपूत की बात कर लें, तमाम ऐसी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर रहती हैं जिनका पूरा का पूरा वोट या तो मायावती को जाता है या फिर आपने देखा होगा कि बीजेपी को जाता है। अधिकतर बीजेपी को जाता है। शाक्य का बात कर लें या फिर ठाकुर समाज की बात कर लें, ब्राह्मणों की बात कर लें, राजपूत और मोदी वोट। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जब यहाँ पर देखा गया कि M समीकरण की बात लगातार होती रहती है, आज M समीकरण के तमाम नेता जो है बसपा सब पार्टी में शामिल हुए हैं। राजा भैया का जिक्र करना चाहता हूँ। राजा भैया का जो एक अलग ही महत्व रहता है वो शाक्य समाज पर रहता है, ठाकुर समाज पर रहता है। तो पर्दे के पीछे पहले भी सपोर्ट किया गया और पर्दे के आगे आज भी सपोर्ट होने की बात है। अगर अखिलेश यादव यहाँ पर इशारा करते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती, राजा भैया, ये तमाम नेता जो है अखिलेश के साथ आपको नजर आएंगे। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी ने बताया भी कि एक शुरुआत मायावती की तरफ से हो गई है और अगर अखिलेश यादव ने हाँ कह दी तो शायद आने वाले वक्त में सीटों को लेकर काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आखिरी वक्त में बनारस उतरते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की कई तस्वीरें हमने देखी थी। हालांकि वो एक तस्वीर जरूर थी जो थूक से पर्चा लगा कर बांट रहे थे। खैर वो हाँ थी जब वो कोरोना काल था। आपने देखा कि अमित शाह ने किस तरीके से पर्चे बांटे और जब आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसको रद्द करने की बात कर दी थी। आपको याद, कोरोना फैल जाएगा ये कहा था। और अभी देखा गया कि जब भारत जोड़ो यात्रा में एक सांसद का निधन हो जाता है तो उससे भी जो है राहुल गांधी की छवि को खराब किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो। आज राजनीति में बीजेपी पार्टी सिर्फ एक ही मकसद है कि विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए, विपक्ष की छवि को खराब कर दिया जाए। आज राजा भैया को देख लीजिए, आप मायावती को देख लीजिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए। आज ये अखिलेश के साथ इसलिए आ रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना है। निकाय चुनाव टाल दिए गए। आपने देखा निकाय चुनाव जहां नवंबर दिसंबर में होने थे अब वो मई अप्रैल में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं तानाशाही पूरी तरीके से चल रही है। रामपुर की वो तस्वीर आपको याद होगी जहां ईवीएम खत्म होने की बात कह दी गई कि ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई। विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया गया और सबसे बड़ी बात दी अब्दुल्ला आजम की गाड़ी पर हमला भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि सच में बीजेपी के अंदर डर है।
बीजेपी के अंदर डर है। खैर वो बात अलग है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, क्योंकि थूक से लगाकर ये लोग पर्चे भी बांट सकते हैं और बिना मास्क के रैली भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता में है। विपक्षी पार्टी के नेता ना पावर है ना कुछ बोल सकते हैं, तो आज विपक्ष परेशान है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में कोरोना फैल जाएगा, ऐसा सत्ता पक्ष कहता है। लेकिन ऋतिक, एक अहम सवाल है, डर नहीं लग रहा मायावती को? विपक्ष का सपोर्ट कर रही है, कल से फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे चाचा शिवपाल का हमने खबर देखी थी कि गंगा रिवर जो फ्रंट था, उस बड़े प्रोजेक्ट में कई बड़ा मतलब उनका हाथ था बनाने में, कई अधिकारी उनके साथ थे। तो एक डर नहीं है मायावती के अंदर, या उस डर को खत्म करके विपक्ष के साथ आ रही हैं? इसी डर को खत्म करने के लिए मायावती जो है विपक्ष के साथ आ रही हैं। अगर मायावती डर जाएंगी तो तमाम नेता ऐसे हैं जो डरते रहेंगे। आज देखिए राजा भैया साथ आ रहे हैं, राजा भैया की फाइल खोल दी जाएगी। चाचा शिवपाल साथ आ रहे हैं, चाचा शिवपाल की फाइल खोल दी गई, उसके पहले कभी नहीं खोली गई। जब यहाँ पर संजय सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देते हैं कि हमारे पार्षद के कपड़े फाड़े गए हैं, तो संजय सिंह की 2001 का मुद्दा खोल दिया जाता है। सत्येंद्र जैन जब लगातार चुनावी रैलियां करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल देते हैं, मसाज भी तो फिर मसाज वाला वीडियो वायरल कर देते हैं। तो आप ये समझिए ना कि लगातार ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी राज्य की बात कर लो, हर एक राज्य की यही तस्वीर है। जब निकाय चुनाव नजदीक आए तो लगातार देखा कि जो प्रतीक यादव हैं, अपर्णा की वापसी को लेकर बात चल रही है, तो प्रतीक यादव पर जो है यहाँ पर कह दिया कोर्ट ने कि आपके पास आय से ज़्यादा संपत्ति कहाँ है। तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर लगातार ये सबको घेर रहे हैं। और मायावती इसी डर को खत्म करने के लिए आज जो है समाजवादी पार्टी का आंगन थाम सकती है, क्योंकि आप समझिए कि अगर मायावती तमाम विपक्ष एक हो जाएगा तो बीजेपी पार्टी हार जाएगी और उत्तर प्रदेश से जो डर भरा है वो डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म करने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी, उनको लखनऊ पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसके बाद खुद अखिलेश पूरी टीम लेकर पहुंचते हैं और उनको जमानत दिलवा देते हैं और उनके मीडिया प्रभारी आज बाहर हैं। तो प्रदेश में लगातार योगी सरकार विपक्ष पर जिस तरीके से शिकंजा कसती चली जा रही है, क्या बताता है कि सत्ता पक्ष आज विपक्ष से डरा हुआ है। सत्ता पक्ष आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के एक आने से कहीं ना कहीं मुश्किल में ज़रूर है। यूपी निकाय चुनाव का जिक्र अगर हमने किया है, तो ऋतिक, यूपी निकाय चुनाव में देरी की असली वजह क्या है? और क्या बीजेपी को लग रहा है ऐसा कि अगर जल्दी चुनाव करवा दिए गए तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी एक नया इतिहास रच देगी? बिल्कुल, डर तो है ही। दिल्ली एमसीडी में यही हुआ था। दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने थे, एकीकरण का एक बहाना लेकर आए, एकीकरण कर दिया, फिर भी हार गए। अगर आपने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात की तो ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पर आयोग ने कह भी दिया है तमाम जिला के जिला अधिकारियों से कि आप मुझे रिपोर्ट भेजिए कि आपके जिला में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। कब पूछ रहे हैं? जब चुनाव टाल दिए गए तब। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट जब तैयार की गई उसके पहले कोर्ट ने यह कहा था कि आप तारीखों की घोषणा तो कीजिए, आप चुनाव की तैयारियां तो कीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार बयान दे रहे थे, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने कोई बयान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इससे डर भी बोल सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको प्रशासन की लापरवाही भी बोल सकते हैं और शासन प्रशासन का डर भी बोल सकते हैं। आज तमाम एजेंसियां कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि आज उनको बीजेपी सरकार के नीचे काम करना पड़ रहा है, दबाव एक बनाया जाता है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों की मजबूत स्थिति को देखकर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश में क्या एक नया विस्तार बन रहा है, महागठबंधन की क्या सरकार बनती भी नजर आ रही है। और अगर विपक्ष उत्तर प्रदेश में एक हो गया तो क्या यूपी में बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता महंगा पड़ जाएगा? ऐसे तमाम खबरों पर आगे भी बात करते रहेंगे। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद कि आपने तमाम जानकारियां साझा की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।